मेरे लाइफ का ही नहीं, मेरे खानदान का ऐतिहासिक दिन है। और थैंक यू। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परम पिता परमेश्वर को, जिसने कि ये दिन आज मेरी जिंदगी में दिया और ये मौका सम्मान लेने का मेरे को दिया है। मैं चाहूंगा ऊपर वाले के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने माँ और बाप को, मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाए और अच्छे संस्कार दिए, मेहनत करना सिखाया और एक अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया। मैं चाहूंगा माँ बाप के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, सबसे जोरदार ताली। थैंक यू। और तीसरा धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी जिंदगी में एक देवदूत के रूप में आए। और आज मैं क्या बोलूं, लोग कहते भगवान इस दुनिया में नहीं, लेकिन मैंने भगवान को लाइव देखा है और उस भगवान का नाम मिस्टर पंकज सिंह। और आज मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आई थी, उस प्रॉब्लम को कदम कदम पे हल करने का काम आज मेरे ग्रेट गुरु जो आज फ्रंट लाइन में बैठे हैं मिस्टर विजय पाल सर, जिन्होंने बहुत ही कीमती समय दिया और आज इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। मैं चाहूंगा एक बार विजय पाल सर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। और आज हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर सत्येंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से हमें मार्गदर्शन किया और आज उंगली पकड़ के यहां तक पहुंचाया है। मैं चाहूंगा सत्येंद्र सर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, एक बार जोरदार ताली। और राकेश सर का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने भी हर जगह मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया और जहां पे भी प्रॉब्लम है मुझे समाधान किया। मैं चाहूंगा एक बार राकेश सर के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। और क्या बताऊं मेरे दोस्त, आज अजय पंडित जी, जिनकी तो मैं क्या बोलूं, कहते हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े पहाड़ हो जाते खंडित, और वो कोई और नहीं, यहाँ पे विराजमान है मिस्टर अजय पंडित। जिन्होंने दोस्तों कम मेहनत में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिलाने का रास्ता दिलाया। और कहूँ तो नॉलेज के तो बादशाह हैं। और अगर आज मैं क्या कहूँ, अगर सर की किसी को गाइडलाइन भी मिल जाए और अगर मान ले, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एक पत्थर को भी हीरा बनाने की काबिलियत आज सर के पास में है। थैंक यू। और आगे मुझे बहुत सारे सहयोग किए धर्मवीर सर और सतपाल पहलवान जी, गजेंद्र सर, इन्होंने भी पग पग पे मेरा सहयोग किया। जहां पे भी मैं कभी डिमोटिवेट होता था, प्रॉब्लम में गिरता था, जब भी मेरे मन में कभी भी इस बिजनेस को क्विट करने का डिसीजन होता, कभी मन करता था यार मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, लेकिन सर हमेशा कहते थे कि बत्तू जी रुके रहो, एक दिन डायमंड आप भी बनोगे। और आज इनकी मोटिवेशन की वजह से दोस्त ये दिन आज डायमंड शिप का मेरे पास में भी है। मैं चाहूंगा सर लोगों के लिए भी जोरदार ताली। दोस्तों आज रियली में एक बहुत ही बड़ा प्राउड का डे है। मैं इस बिजनेस से पहले की अगर जिंदगी की बात करूं तो रियली बताऊं, आज उस जिंदगी को याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ। मेरे पापा मजदूरी किया करते थे, खेती किया करते थे और हम तीनों भाइयों को इनको ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि मजदूरी करके और पाल पोस करके इनको अपना भरण पोषण पालन पोषण करने की पूरी जिम्मेदारी थी। मेरी मम्मी ने भी पूरे घर परिवार को संभाला। पापा जी बाहर रहते थे, 15-15, 20-20 दिन बाहर रह के मजदूरी किया करते थे।
और हम स्कूल भी जाते थे, घर पे आकर मम्मी का हाथ भी बटाते थे और अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देते थे। लेकिन कभी भी हमारे पापा ने ये नहीं कहा कि बेटा कोई गलत रास्ते पे चले जाना। एक ही बात कही कि सच्चाई पे टिके रहना बेटा, एक दिन भगवान जरूर सुनता है। और आज वो दिन आया है कि पापा की वो बात भी सच हुई कि एक गरीब का बेटा भी अमीर बन सकता है, अमीर बन सकता है। पहले जब छोटे छोटे थे पापा जी खेती करते, मजदूरी करते थे। मैं सच बताऊं, जो 30 त्योहार होते हैं ना, उन पे भी हमारे घर में कभी भी कोई पकवान नहीं बनता था। मैं आपको रियली हिस्ट्री बताऊंगा। मुझे एक ऐसी कहानी याद है। एक बार ऐसा त्योहार था जब लोगों के घरों में पकवान बन रहे थे और हमारे घर में तिलकुटे बना के परिवार को मेरी मम्मी ने हमने तिलकुटे बना करके उस परिवार को निकाला था। रियली बताऊं तो हमारे घर में शुरू की बात है, जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे खेती में गेहूं भी नहीं होते थे, तो लोगों से 20 किलो 40 किलो ला करके हम अपने पेट को पालते थे। उस समय की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, वो कहानी मुझे याद है। लेकिन पापा ने कभी भी अपनी मेहनत को और अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा, लगातार अपने काम को करते चले गए। हमेशा कहते थे कि बेटा तुम पढ़ो, मेहनत मैं कर रहा हूँ, पैसा मैं लगा रहा हूँ, सच्चे रास्ते पे चलिए, अच्छे इंसान बनिए, बहुत बड़ा काम हो सकता है। और ये हमारे साथ में इस तरह से ही काम करते चले गए। दोस्तों लगातार मेहनत की, मजदूरी भी बहुत की। जब पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते कॉलेज में चले गए। कॉलेज से भी हमने गांव में बहुत सारी मजदूरियां भी की। बीए करने के बाद भी मैं मजदूरी में चला गया था। 3 साल तक हमने मजदूरियां की और तीनों भाई मजदूरी करते थे और पर डे कम से कम 1000 रुपया कमा लेते थे। और जब 1000 रुपये का लालच आ गया तो नौकरी की तरफ तो ध्यान भी नहीं गया कि अब चलो हम अपना इसी काम में लग जाते हैं। लेकिन कहते हैं किस्मत कुछ अलग होती है। और इसी तरह से एक बार छोटा भाई आरपीएफ की भर्ती में चला गया। अजमेर भर्ती थी, मैंने मना भी किया था, कुछ नहीं होगा यार, 10-11 जगह है, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये बिना बताए चला गया और भगवान ने सुनी कि इनकी नौकरी लग गई। डायरेक्ट भर्ती थी, इनका सिलेक्शन हो गया। और जब सिलेक्शन हुआ तो एक चिंगारी मेरे अंदर भी निकली कि जब छोटा भाई लग सकता है तो मैं भी लग सकता हूँ। और मैंने मेहनत करना शुरू किया दोस्त, और मेहनत करते करते 2006 में मैं सीआरपीएफ की नौकरी लग गया था। और थैंक यू, 1 रुपया डोनेशन का नहीं दिया, क्योंकि पैसा देने के नाम पे कुछ था ही नहीं। भगवान ने बस सिर्फ सहारा दिया। मैं सीआरपीएफ की नौकरी लगा। 1 साल मैंने वहां पे नौकरी किया, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आई। और पसंद नहीं आई ना तो घर वालों को भी नहीं बताया और मैं वहां से नौकरी को छोड़ के घर पे आ गया। नौकरी से बहुत सारे कागज भी आए कि आ जाओ, ड्यूटी मिलती नहीं है। घर वाले भी कहते थे कि बेटा नौकरी पे जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी मिली है, क्योंकि सरकारी नौकरी किस्मत वालों को मिलती है। यस या नो? दोस्तों सरकारी नौकरी के कारण मेरे पापा मम्मी भी कहते थे, रिश्तेदार भी कहते थे, गांव वाले भी समझाते थे कि नौकरी करने चले जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं रखा, एक नौकरी बड़ी मुश्किल मिलती है। लेकिन कहीं न कहीं अंदर से ये मन नहीं मान रहा था कि मैं उस नौकरी में जाऊं। और मैंने पापा जी से एक ही बात कही कि पापा जी उस नौकरी में तो मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे आपकी तरह खेती करनी पड़ जाए, लेकिन मैं सीआरपीएफ की नौकरी नहीं जाऊंगा। और दोस्तों जब कहते हैं जब पापा मम्मी की बात नहीं माने तो वो बेटा सबसे बेकार हो जाता है। यस या नो? तो पापा जी भी कहते थे साला निकम्मा है, सरकारी नौकरी को छोड़ के आ गया, या खेती बाड़ी भी करेगा नहीं, कुछ नहीं बनेगा इसका। लेकिन मेरे दोस्त मैं अपनी मेहनत को करता रहा, लगातार किया, और 15 महीने के बाद, नौकरी छोड़ने के 15 महीने बाद दोबारा से मैं रेलवे पुलिस में भर्ती हो गया था। और जब पुलिस में भर्ती हुआ, कहते हैं ना परिस्थिति जब बदलती है तो लोग भी बदलते हैं। यस या नो? जब मैं नौकरी छोड़ के आया था, हर आदमी मेरे खिलाफ बोल रहा था कि गलत डिसीजन लिया है, जिंदगी बर्बाद कर ली, कुछ नहीं रखा यहाँ पे। लेकिन कहता हूं कि जब मैं आरपीएफ की नौकरी में सिलेक्शन हो गया तो वही लोग कहते थे कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया था उस नौकरी को छोड़ करके। मेरे दोस्त कहते हैं कि जब इंसान परिश्रम करता है तो अकेला होता है, लेकिन जब वो सफल होता है
तो पूरी दुनिया उसके साथ लग जाती है। यस या नो? यस या नो? मैं सिर्फ अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करता था कि कुछ भी हो, कुछ न कुछ तो भगवान अच्छा करेगा, क्योंकि एक बात समझ में आई कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा हुआ, और जो हो रहा वो भी अच्छा हो रहा। यस या नो? तो मैं सिर्फ इसी बात पे काम कर रहा था। फिर मैं रेलवे पुलिस में नौकरी लगा और नौकरी को बड़ी शौक से कर रहा था। और नौकरी करते करते मेरे भाई, मुझे लगभग 3 साल हुए थे, 3-4 साल में मैं दिल्ली में पोस्टिंग आ गया था। और दिल्ली पोस्टिंग आने के बाद ये बिजनेस मेरे घर पे आ गया। कहते हैं कि जब कोई भी मौका मिलता है तो भगवान डायरेक्ट आके नहीं देता। यस या नो? वो किसी न किसी को माध्यम बनाता है, और मेरा जिंदगी बदलने का माध्यम मेरे इस साथी को बना दिया जो मेरे साथ नौकरी कर रहे थे, मिस्टर पंकज सिंह, जो कि एक सेट ऑफ जैसी अपॉर्चुनिटी लेके मेरे दरवाजे पे आ गए थे। और उन्होंने दरवाजा खटखटाया और मैंने इस प्लान को देखा। प्लान देखने के बाद अजीब सी हलचल हुई, क्योंकि बचपन में बहुत बड़े बड़े सपने ख्वाब देखते थे कि हम पढ़ लिख करके कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन जब नौकरी मिली तो हमारे सारे ख्वाब टूट गए थे। और वो ख्वाब जब टूटे, लेकिन जैसे ही ये बिजनेस